नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के एनसीईआरटी बुक फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के चैप्टर 7 की। और यह चैप्टर है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन या परिवहन और संचार। तो इसमें जो मेन टॉपिक्स हम लोग समझेंगे वो है ट्रांसपोर्ट और उसके मोड्स क्या होते हैं, जैसे जल परिवहन, स्थल परिवहन, ये सारे। तो इसमें जो पहला मोड है उसको लैंड ट्रांसपोर्ट या स्थल परिवहन कहते हैं। तो लैंड ट्रांसपोर्ट में हम लोग सड़कों, रेलवे और पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसके पैटर्न के बारे में समझेंगे। देन आता है वाटर ट्रांसपोर्ट। तो जल परिवहन में समुद्री परिवहन, आंतरिक परिवहन, कोस्टल शिपिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ एयर ट्रांसपोर्ट जैसे फ्लाइट्स का, हेलीकॉप्टर्स का, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन एक ट्रांसपोर्ट का एक डिफरेंट टाइप का मोड्स है, दैट इज पाइपलाइन। तो पाइपलाइन के बारे में हम लोग समझेंगे। और पाइपलाइन के साथ साथ कम्युनिकेशन जो संचार है, तो कम्युनिकेशन में विज्ञान और तकनीक की भूमिका क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्ट एंड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। पहली बात कि परिवहन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो परिवहन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जो भी प्राकृतिक संसाधन है, आर्थिक क्रियाकलाप हैं और बाजार हैं, तो इन सब की उपस्थिति एक ही जगह पे नहीं होती, ये अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं। तो अलग अलग जगहों पे पाए जाने के कारण एक ऐसे सर्विस की आवश्यकता पड़ती है जो इन सब चीज़ों को एक साथ जोड़ सके। तो इसके लिए हमको आवश्यकता पड़ती है ट्रांसपोर्ट की या परिवहन की। और परिवहन के साथ साथ जुड़ा है व्यापार, ट्रेड। तो ट्रेड बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कमोडिटी होती है, जो वस्तुओं का विनिमय होता है वो उसको व्यापार कहते हैं। ये सारा मिलके किसी क्षेत्र में व्यक्ति के जीवन के ढंग और जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं। तो जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड करता है कि वहाँ परिवहन की सुविधा क्या है, व्यापार की स्थिति क्या है और संचार की सुविधाएं क्या है। परिवहन क्या है, तो परिवहन बेसिकली एक सर्विस सेक्टर है, तृतीय क्षेत्र का एक उदाहरण है। और इसमें जो भी व्यक्ति हो या वस्तु हो, पर्सन और गुड्स, इनका एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण होता है। और ये स्थानांतरण या तो मनुष्य के द्वारा हो सकता है, या तो पशुओं के द्वारा हो सकता है, या विभिन्न प्रकार के व्हीकल्स के द्वारा, गाड़ियों के द्वारा हो सकता है। तो परिवहन एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, संगठित क्षेत्र है, जो हमारे मानव समुदाय की या मानव समाज की बेसिक नीड्स को पूरा करता है। यह परिवहन सभी देशों में विभिन्न रूपों से डेवलप्ड है। और डेवलपमेंट का कारण क्या है, वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को की जाती है। और साथ ही साथ इसमें डिफेंस का भी पर्पस जुड़ा हुआ होता है, बेसिकली बॉर्डर एरियाज में। तो परिवहन के जो आवश्यक तत्व हैं, सबसे पहला है नोड या इसको वर्टेक्स कहते हैं। ये नोड कोई बड़ा केंद्र हो सकता है, नगर हो सकता है, ग्रामीण केंद्र हो सकता है। और ये नोड एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो बेसिकली जुड़े किस चीज से होते हैं, सड़क से, रेलवे के नेटवर्क से या किसी भी नेटवर्क से, इसको कहा जाता है लिंक। और ऐसे जब कई सारे नोड्स लिंकेज के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, तो इस तरह से बनता है हमारा, इसको हम लोग कहते हैं पैटर्न या प्रतिरूप। तो ये यातायात प्रतिरूप या परिवहन का प्रतिरूप इस तरह से विकसित होता है। तो ये डिफरेंट मोड्स में होता है। और वो मोड्स कौन कौन से हैं, तो परिवहन या तो लैंड के मोड से हो सकता है स्थल भाग पे, या जल भाग पे हो सकता है, या वायुमार्ग से हो सकता है। और इसमें एक यूनिक है पाइपलाइंस, जो लिक्विड पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह भेजने में काम आती है। तो यह परिवहन, यह प्रतिरूप बेसिकली दो रूपों में हम लोग देख सकते हैं, इंटर रीजनल और इंट्रा रीजनल। तो इंटर रीजनल या अंतर प्रादेशिक होता है, जैसे एक रीजन है ए, दूसरा रीजन है बी। तो ए से बी या बी से ए में जब होता है, तो इसको हम लोग इंटर रीजनल या अंतर प्रादेशिक कहते हैं। और जब एक ही रीजन में यह मूवमेंट हो एक रीजन के अंतर्गत, तो इसको कहते हैं हम लोग इंट्रा रीजनल या अंतरा प्रादेशिक। तो जैसे ये दो देश हो सकते हैं, तो एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार, इसको हम लोग इंटर रीजनल बोलेंगे। और एक देश के आंतरिक भागों में जो व्यापार हो रहा है वो होता है हमारा इंट्रा रीजनल। तो इंट्रा रीजनल परिवहन में एक ही देश में यातायात होता है, और इंटर रीजनल परिवहन में दो विभिन्न देशों के बीच या दो विभिन्न प्रदेशों के बीच ये व्यापार होता है। और रीजनल या इंट्रा रीजनल एक वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये जितने भी मोड्स हैं, परिवहन के मोड्स हैं, ये सारे एक दूसरे के पूरक के तौर पे काम करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि अगर कम दूरी का परिवहन करना हो, तो वो हम सड़क मार्ग से कर सकते हैं।
नदियों के किनारे घने जंगलों में करना है वो जल मार्ग से, नदियों के माध्यम से कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत ज़्यादा जो प्रीसियस चीज़ है, दूरी तक परिवहन करना है तो वायु मार्ग का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब इसमें जो पहला आता है लैंड ट्रांसपोर्ट या स्थल परिवहन। स्थल परिवहन वस्तुतः स्थलीय भाग पे वस्तुओं और सेवाओं के स्थानांतरण का एक माध्यम प्रदान करता है और प्रारंभिक समय से ही मनुष्य इसका प्रयोग करता रहा है। तो सबसे पहले मनुष्य स्वयं में ही परिवहन का साधन था और आज भी कहीं कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिकली पालकी या इस तरह की चीजें दिखती हैं जहां मनुष्य दूसरे मनुष्य को ढोते हुए आता है। अब मनुष्य के बाद परिवहन का साधन हुए एनिमल। जब मनुष्य ने आदिम समाज में पशुपालन का प्रारंभ किया तो पशुओं को यातायात के साधन के तौर पर प्रयोग करना शुरू किया। ये आज की भी डेट में दिखता है, जैसे घोड़े हैं, खच्चर हैं, रेंडियर हैं, कुत्ते हैं, ये सारे परिवहन के तौर पे यूज किए जाते हैं। इस परिवहन के तंत्र में सबसे ज्यादा रिवॉल्यूशन आया जब वाष्प से चलने वाले इंजन का आविष्कार हुआ और इस इंजन के साथ साथ रेलगाड़ी का प्रारंभ हुआ, मोटर वाहनों का प्रारंभ होना शुरू हो गया। पहली जो रेल लाइन बनाई गई वो स्टॉकटन और डार्लिंगटन, ये इंग्लैंड में है दोनों, यहाँ पे 1825 में चलाई गई। और विकास के ही क्रम में जब कम्बस्टन इंजन का डेवलपमेंट होने लगा, जो अंतर्दहन प्रकार के इंजन थे, इनके कारण मोटर कार और ट्रक्स वगैरह बनने लगे और इनको पावर जनरेटिंग इंजन के कारण ये स्थलीय भाग के परिवहन में बहुत ही ज़्यादा बेहतरी हुई और वृद्धि हुई। इस तरह के डेवलपमेंट के ही क्रम में ट्रांसपोर्ट के दूसरे माध्यम उभर के आए, जैसे पाइपलाइंस हैं, इसके बाद रोपवे और केबलवेज हैं। तो ये दोनों इमेज हम देख सकते हैं, ये पाइपलाइन है और पाइपलाइन में जो तरल पदार्थ हैं या गैसीय पदार्थ हैं, इनका परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक बेरोक टोक होता है। और ये है हमारा केबलवे, एक रस्से पे केबल के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करते हैं। तो बेसिकली ये ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ते हैं केबलवे, या बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ के क्षेत्र हो वहाँ पे केबलवे बनाए जाते हैं। तो ये एक परिवहन का माध्यम है। अब लैंड परिवहन में जो सबसे पहला आता है उसको हम लोग कहते हैं रोड। सड़क परिवहन बेसिकली छोटी दूरियों के लिए बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है, चाहे किसी भी माध्यम की तुलना में। और इसकी सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि यह डोर टू डोर सर्विस प्रदान करता है, यानी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक भी सड़क परिवहन के माध्यम से जाया जा सकता है। तो बेसिकली ये सड़कें दो प्रकार की होती हैं, एक कच्ची सड़कें और एक पक्की सड़कें। तो जो कच्ची सड़कें या अनमेटल्ड रोड हैं, ये बनाने में तो बहुत आसान होती हैं, लेकिन वर्षा के समय में या बाढ़ के समय में इन पे चलना मुश्किल हो जाता है। तो इनके जगह पे धीरे धीरे हर तरफ मेटल रोड या पक्की रोड बनती चली जा रही हैं। तो पक्की रोड भी बहुत ज़्यादा, जैसे फ्लड की फ्रीक्वेंसी हो गई या बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तो इनमें भी दिक्कतें आती हैं। तो बहुत ज़्यादा बाढ़ के समय पे रेलवे इसके कॉम्प्लीमेंट के तौर पे काम करता है, क्योंकि रेलवे लाइंस जनरली ऊंचाई पे बनती हैं और ऐसे जगहों पे बनाई जाती हैं जहां बाढ़ का प्रकोप कम हो। सड़कों के निर्माण में उनके मेंटेनेंस के लिए एक बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस कारण से बहुत सारे विकसित देशों में, विकासशील देशों में सड़कों की क्वालिटी में अंतर आ जाता है। जहाँ पे एक्सपेंडिचर का लेवल हाई है वहाँ पे सड़कें बेहतरीन हैं, लेकिन जहाँ पे एक्सपेंडिचर का लेवल कम है वहाँ सड़कों की स्थिति खराब है। विकसित देशों में सड़कों की क्वालिटी बहुत ही उच्च कोटि की है और इन पर बहुत ही लंबी दूरी तय की जा सकती है। इनके अंतर्गत बहुत सारी लंबी दूरियों को जोड़ने वाले मोटरवेज होते हैं। जर्मनी में इनको ऑटोबान्स बोलते हैं। और इसी तरह इंटर स्टेट हाईवे होते हैं। ये सारे उदाहरण होते हैं मेटल रोड के, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाए जाते हैं। इन सड़कों की पूरे वर्ल्ड में लंबाई लगभग 15 मिलियन किलोमीटर है और जिसमें से उत्तरी अमेरिका में ये अकेले 33% का योगदान करता है। यानी कि इन सड़कों की लंबाई जितनी अधिक है उसका 1/3 केवल और केवल उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। और उत्तरी अमेरिका में ही जो रोड डेंसिटी है वो सबसे अधिक है। इवन यूरोप में भी अधिक है, लेकिन यूरोप से अधिक उत्तर अमेरिका में है। और जो हाईएस्ट नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं वो रजिस्ट्रेशन कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में। तो सड़कों में सबसे ज़्यादा योगदान, गाड़ियों में सबसे ज़्यादा योगदान, और गाड़ियों के साथ साथ रोड डेंसिटी में योगदान। तो रोड डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कितनी अधिक लंबाई की रोड पाई जाती है। तो ये पाया जाता है हमारा उत्तर अमेरिका में।
और जहाँ पे रोड ज़्यादा हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, वहाँ पे यातायात का प्रवाह अधिक होता है, ट्रैफिक फ्लो। और जहाँ पे उपलब्ध सुविधाओं की तुलना में ट्रैफिक फ्लो अधिक होता है, वहाँ पे जाम की स्थिति बनी रहती है। तो ये हम देख सकते हैं बड़े बड़े शहरों में, स्पेशली जहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो अधिक है, ये जाम की स्थिति बनी रहती है, कंजेशन बना रहता है। और ट्रैफिक फ्लो में हम लोग उच्च बिंदु और निम्न बिंदु दोनों को देख सकते हैं कि कुछ टाइम ड्यूरेशन ऐसा होता है, जैसे ऑफिस टाइम है, स्कूल टाइम है, वहाँ पे गाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है सड़कों पे। और कुछ ऑफ टाइम होते हैं, वहाँ गाड़ियों की संख्या कम होती है। तो जब संख्या अधिक होती है उसको उच्च बिंदु कहा जाता है, जब संख्या कम होती है तो उसको निम्न बिंदु कहते हैं। अब इस रोड ट्रांसपोर्ट में पहला पार्ट है हाईवे। ये हाईवेज बेसिकली मेटल रोड होते हैं, पक्के रोड होते हैं, जो बहुत ही दूरी के स्थानों को कनेक्ट करते हैं। और ये इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि गाड़ियों का अबाधित प्रवाह होता रहे, मूवमेंट होता रहे। और जनरली ये 80 मीटर से ज़्यादा चौड़े होते हैं। इसमें ट्रैफिक का लेन अलग होता है, और साथ ही साथ ब्रिज, फ्लाईओवर, ड्यूअल कैरिज वे, ये सारी इसकी विशेषताएं होती हैं। तो बेसिकली इसका उद्देश्य यह है कि जो भी ट्रैफिक फ्लो हो वो अनइंटरप्टेड हो, अबाधित हो। और डेवलप्ड कंट्रीज में जो मेन शहर हैं, जो पोर्ट्स हैं, ये सारे एक दूसरे से हाईवे से कनेक्ट हैं। अभी जैसे सड़कों के बारे में हमने देखा था कि उत्तरी अमेरिका में सड़क की डेंसिटी सबसे अधिक है। तो जब हाईवे की बात करते हैं तो हाईवे की डेंसिटी भी उत्तरी अमेरिका में सबसे अधिक है। और ये कितनी है? 1 स्क्वायर किलोमीटर में 0.65 किलोमीटर लंबे हाईवे हैं। और इस तरह से ये फैले हुए हैं कि उत्तरी अमेरिका में कोई भी स्थान 20 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पे हाईवे से स्थित नहीं है। तो पूरे विश्व में हाईवेज किस तरह से हैं, इसको हम लोग इस मैप की सहायता से थोड़ा सा समझते हैं। इस मैप पे सबसे पहला हम देखते हैं ट्रांस कनाडियन हाईवे को। ये यहाँ वैंकूवर है। आप एटलस उठा के देखिए तो वैंकूवर आपको देखेगा। वैंकूवर से ये जोड़ता है सेंट जॉन सिटी को। इसके साथ दूसरा यहाँ पे अलास्कन हाईवे, ये कनाडा में एडमॉन्टन को अलास्का में एंकारेज से जोड़ता है। जो एक तीसरा हाईवे है वो है पैन अमेरिकन हाईवे। तो पैन अमेरिकन हाईवे पूरे उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ता है। तो ये कुछ इस तरह से मूव करता है। ये इसके साथ साथ फिर ऐसे आया है, उत्तरी अमेरिका से होते हुए मध्य अमेरिका और फिर दक्षिण अमेरिका, ये ऐसे आया हुआ है यहाँ से फिर इस तरह से। तो एंड पॉइंट इसके दो हैं, एकदम दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु और उत्तरी अमेरिका के तटीय क्षेत्र से लेके दक्षिण अमेरिका तक जोड़ता है। तो इसको हम लोग कहते हैं पैन अमेरिकन हाईवे। और यह सड़क लगभग लगातार है, केवल बीच में पनामा और कोलंबिया के क्षेत्र में एक ऐसा भाग है जहां पे हाईवे नहीं बने हुए हैं। और यह डिस्टेंस लगभग 106 किलोमीटर की है, जिसको डेरियन गैप कहते हैं। और डेरियन गैप ऐसे क्षेत्र को शो करता है जो बहुत ही ज़्यादा दलदली और माउंटेनियस रीजन है। तो यहाँ पे इस सड़क में गैप हो जाता है क्योंकि यहाँ सड़कें नहीं बनी हुई हैं। तो पैन अमेरिकन हाईवे हम देख सकते हैं उत्तर अमेरिका से दक्षिण अमेरिका को ये कनेक्ट करता है। इसी तरह और बड़ा हाईवे देख सकते हैं, ये मास्को व्लादिवोस्टॉक हाईवे, ये है हमारा, यहाँ पे मास्को है। तो मास्को व्लादिवोस्टॉक हाईवे, इसके साथ ही ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे, यहाँ पोर्ट डार्विन से लेके ऐसे ये आके जुड़ता है मेलबोर्न को। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में पोर्ट डार्विन, यहाँ पे मेलबोर्न, तो इनको जोड़ता है। तो ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल हाईवेज के कुछ उदाहरण हैं। इन हाईवेज के बारे में और समझते हैं। तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के जो भी दोनों तटीय क्षेत्र हैं, जो बड़े बड़े नगर हैं, वो सारे नगर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और कनाडा पूरे दक्षिण अमेरिका से कनेक्टेड है। तो ये देखा था हमने। इसमें जो सबसे पहला उदाहरण ट्रांस कनाडियन हाईवे, जो कनाडा के वैंकूवर से लेके ब्रिटिश कोलंबिया के सेंट जॉन सिटी तक आता है। इसके साथ ही यहाँ पे अलास्कन हाईवे, जो एडमॉन्टन और एंकारेज को जोड़ता है। इसके साथ पैन अमेरिकन हाईवे, जो उत्तरी अमेरिका से दक्षिण अमेरिका को कनेक्ट करता है। और ट्रांस स्टुअर्ट हाईवे, जो ऑस्ट्रेलिया में है। ये सारा हमने मैप पे समझ लिया। यूरोप में भी सड़कों का बहुत ही ज़्यादा घना नेटवर्क है, और उसी में मास्को व्लादिवोस्टॉक हाईवे देखा हमने, जो काफ़ी लंबी दूरी तक जोड़ता है व्लादिवोस्टॉक को मास्को से। चाइना में भी बहुत सारे हाईवे बने हुए हैं, और इन हाईवे के द्वारा जो चाइना के प्रमुख औद्योगिक नगर हैं वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे ये वियतनाम बाउंड्री के बाद सुंगसो, सेंट्रल चाइना में संघाई, संघाई वहाँ की आर्थिक राजधानी है, जैसे भारत में बम्बई है।
इसी तरह से गंजाऊ और बीजिंग ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और रिसेंटली चाइना ने बहुत ही ज़्यादा अपने सड़कों के निर्माण पे व्यय किया हुआ है, और उसी में एक चेंगडू से लेके लासा तक तिब्बत में सड़क आती है। और तिब्बत के साथ साथ एक रिसेंट चाइना का प्लान है OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। और ये बेसिकली 2013 में शुरू किया गया था चाइनीज राष्ट्रपति के द्वारा। इसका उद्देश्य है, जो चीन कहता है, तो कि जो एंशियंट सिल्क रूट होता था, तो एंशियंट सिल्क रूट यहाँ चाइना के इस प्रोविंस से लेके यूरोप तक जुड़ता था। तो बेसिकली प्राचीन समय में सिल्क का व्यापार किया जाता था इससे। लेकिन इस समय जो ये OBOR है, इसके मायने कुछ और हैं, और ये एक तरीके से आर्थिक साम्राज्यवाद का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसके साथ ही साथ एक चीन ने और रोड बनवाया। ये इस तरह से आता है, चीन इसको CPEC कहता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये CPEC। लेकिन ये बेसिकली इंडिया के जो विवादित क्षेत्र है, कराकोरम क्षेत्र है, इससे होके आता है, और भारत इसे रणनीतिक गलियारा मानता है। तो ये पाकिस्तान के ग्वादर से लेके चाइना के अंदर से जुड़ता है। तो इस तरह से चीन ने फिर सीमा पे बना रखे हैं। तो हर तरफ से ये सड़कों पे बहुत ज़्यादा व्यय किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इस OBOR का एक कंसर्न मेरीटाइम सिल्क रूट था, जो समुद्र की तरफ से भी कनेक्टिविटी होनी थी। तो इस कनेक्टिविटी का उद्देश्य एशिया, अफ्रीका और यूरोप, इन तीनों को जोड़ना है। तो ये एक उदाहरण प्रस्तुत करता है सड़क जाल के निर्माण का। इसी तरह हम देख सकते हैं भारत में भी बहुत सारे हाईवेज हैं, जिसमें सबसे प्रमुख गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या स्वर्ण चतुर्भुज योजना है। और यह स्वर्ण चतुर्भुज योजना भारत के जो 4 सबसे बड़े महानगर हैं, यानी कोलकाता, दिल्ली, बम्बई और चेन्नई, इन चारों को आपस में जोड़ने की योजना है। और इनके अलावा भी बहुत सारे एक्सप्रेसवे, हाईवे ये बने हुए हैं। ये इमेज शो करता है बम्बई और गोवा को जोड़ने के लिए कोंकण एक्सप्रेसवे का। और हम देख सकते हैं कि इसमें किस तरह की सड़कें बनी हुई, चौड़ी चौड़ी सड़कें, और लगभग विदाउट किसी ऑब्स्टेकल की। तो यहाँ पे मूवमेंट काफ़ी फास्ट है, और बम्बई और गोवा की दूरी में भी कमी हो जाती है, समय में भी कमी हो जाती है। और इसी तरह से राजमार्गों की स्थिति अफ्रीका में देखते हैं। तो अफ्रीका में जो हाईवेज हैं, इनको हम लोग ट्रांस अफ्रीकन हाईवेज कह सकते हैं। और इन ट्रांस अफ्रीकन हाईवेज में हम देख सकते हैं कि यहाँ काहिरा मिस्र की राजधानी है, और ये जुड़ी हुई है केप टाउन से, यानी अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु से। तो ये देख सकते हैं इन रोड्स को, इस पे अफ्रीका के प्रमुख शहर, ये कोस्टल रोड्स हैं, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसको हम लोग ट्रांस अफ्रीकन हाईवे कहते हैं। इन हाईवेज के साथ साथ बॉर्डर रोड्स भी बनाए जाते हैं। और बॉर्डर रोड्स बेसिकली सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बनते हैं। वहाँ पे जो मिलिट्री के कैंप्स होते हैं, उनको सामान आपूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। तो ये बेसिकली रिमोट एरिया में लोगों के लिए और डिफेंस की सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए ये यातायात किए जाते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि अधिकतर देशों की सेनाएं सीमा पर लगी हुई हैं, और वहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन सबों को वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की जा सके। अब रोड के साथ साथ जो दूसरा माध्यम है, वो है रेलवे। तो रेलवे मुख्यतया बहुत ही भारी सामानों को बहुत लंबी दूरी तक ढोने के लिए सबसे सक्षम माध्यम है। और रेलवे में पटरियों के बीच की दूरी के आधार पर बहुत सारे देशों ने अलग अलग मापदंड निर्धारित किए हुए हैं। तो ये मोटे तौर पे इनके 3 भाग हैं। एक है ब्रॉड गेज, जो लगभग 1.5 मीटर से अधिक होता है पटरियों के बीच की दूरी। एक है स्टैंडर्ड गेज, जो 1.44 मीटर होता है। और फिर मीटर गेज, जो पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर की होती है। तो इंडिया में जैसे ज़्यादातर लाइन से ब्रॉड गेज की हैं, यहाँ पे 1.69 मीटर है दोनों पटरियों के बीच की दूरी। और जो स्टैंडर्ड गेज है 1.44 मीटर वाला, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है यूनाइटेड किंगडम में। और ये ट्रेनें वस्तुओं के साथ साथ पैसेंजर्स को भी ढोती हैं। और एक नई टेंडेंसी है कि जैसे बड़े शहर हैं या बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, तो काफ़ी दूर दूर से लोग वहाँ अपने नौकरियों को करने के लिए आते हैं। तो उसमें कम्यूटर ट्रेन्स होती हैं, जो दैनिक आवागमन के लिए प्रयोग की जाती हैं, जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन, जापान में हाई स्पीड ट्रेन्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में, USA में, जापान में, और इवन इंडिया में। अब रेलवे नेटवर्क की जब बात करते हैं, तो यूरोप विश्व के सबसे अधिक रेल घनत्व के क्षेत्रों में सम्मिलित है। और यूरोप में भी जो बेल्जियम देश है, वो बेल्जियम सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी है,
क्योंकि ये पर 6.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में लगभग 1 किलोमीटर रेलवे की लाइन पाई जाती है। तो ये रेलवे नेटवर्क वहाँ पे सबसे ज़्यादा घना है जहाँ पे औद्योगिकरण, जनसंख्या का आधिक्य, बड़े बड़े नगरीकरण के क्षेत्र हैं। और इनके उदाहरण हैं जैसे रेल हेड्स लंदन, पेरिस, ब्रसेल्स, मिलान, बर्लिन, वारसा, ये सारी यूरोपियन कंट्रीज के उदाहरण है यहाँ पे। और यूरोप में रेल के विकास का बहुत ही खूबसूरत सा उदाहरण, इसको हम लोग कहते हैं चैनल टनल। ये चैनल टनल बेसिकली समुद्र के जल के नीचे नीचे भाग में एक टनल बनाई गई है और वो टनल कुछ इस तरह की दिखती है और इसको यूरो टनल ग्रुप मैनेज करता है। तो बेसिकली ये लंदन से पेरिस को जोड़ती है। तो लंदन और पेरिस को जोड़ने वाली ये चैनल टनल प्राकृतिक दशाओं में मानवीय परिवर्तनों का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण प्रस्तुत करती है। अब इसको जब हम देखते हैं, ये यहाँ पे इंग्लैंड है और इंग्लैंड का जो तटीय क्षेत्र है ये डोवर, और डोवर के बाद फ्रांस में है कैलिस। इन दो प्लेसेस को जोड़ता है। फिर फ्रांस के आगे कैलिस से पेरिस निकलता है, यहाँ से इंग्लैंड में लंदन तक जाता है ये। तो ये बेसिकली हम देख सकते हैं इसका जो क्रॉस सेक्शन है नीचे वाले डायग्राम में, इधर इंग्लैंड इधर फ्रांस। और ये हम देखते हैं ये जो जियोलॉजी है ये रेड लाइन से ऊपर जो ग्रे कलर में, ये बेसिकली है चाक से बना हुआ। यह तो कैल्केरियस कंटेंट जहाँ पे अधिक होगा, हमने भूमिगत जल जब पढ़ा था, कास्ट टोपोग्राफी पढ़ा था कि जहाँ पे चाक की चट्टानें ज़्यादा होंगी वो जल की उपलब्धता में घुल जाएंगी, उनका केमिकल अपरदन अधिक होगा। तो इस रासायनिक अपरदन की विधि को प्रयोग करते हुए इस चूने पत्थर वाले क्षेत्र में टनल बना दी गई है और ये टनल समुद्र के नीचे नीचे है। टनल में होने के कारण इनको चैनल टनल कहते हैं और ये जोड़ती है इंग्लैंड और पेरिस को। तो जो तटीय क्षेत्र है वो डोवर है इंग्लैंड साइड और कैलिस है फ्रांस के साइड। इसी तरह से एक और उदाहरण है चैनल टनल का, जो विश्व की सबसे लंबी भूमिगत समुद्री सुरंग है। तो समुद्री सुरंग ये जापान में है, इसको हम लोग सिकान टनल कहते हैं। तो जापान का अगर आप मैप पे देखिए तो 4 बड़े बड़े द्वीप हैं। जो सबसे बड़ा द्वीप है वो हांसू है और उसके बाद है होकाइडो। होकाइडो और हांसू के बीच में यहाँ सुगारू की खाड़ी है। तो सुगारू की खाड़ी में अंडरग्राउंड वाटर टनल बना हुआ है और इस टनल को सिकान टनल कहते हैं, जो हांसू द्वीप को होकाइडो से जोड़ती है। तो रेलवे के ही क्रम में जो सबसे बड़ा रेल नेटवर्क होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे का मतलब ये हुआ कि जो कॉन्टिनेंट के आर पार तक हो, मतलब एक सिरे से लेके दूसरे सिरे को जोड़ता हो। इन ट्रांस कॉन्टिनेंटल नेटवर्क पे बहुत ही दूरी तक सामानों का परिवहन किया जाता है और ये धीरे धीरे अपना महत्व खो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब अत्यधिक दूरी तक सामान परिवहन किया जाता है तो उसके लिए फ्लाइट्स यूज की जा सकती हैं। इन प्रतिरूपों की बात जब करते हैं तो यूरोप में जो रूस वाला भाग है, यानी यूराल पर्वत से पश्चिम की तरफ का जो भाग है, वहाँ पे रेलवे का नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा घना है और मॉस्को यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा रेल हेड के रूप में कार्य करता है और मॉस्को पूरे देश से विभिन्न रेल लाइनों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से नॉर्थ अमेरिका में देखते हैं तो नॉर्थ अमेरिका बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव नेटवर्क को होल्ड करता है और इसमें पूरे रेलवे का लगभग 40% पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका में भी जो रेलवे का नेटवर्क है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे डेंस है, जो हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड अर्बन एरिया है। जो कनाडा और अमेरिका का जो पूर्वी भाग है वो बहुत ही ज़्यादा औद्योगिक, नगरीकृत और ज़्यादा जनसंख्या का क्षेत्र है। तो यहाँ पे डेंसिटी सबसे अधिक है क्योंकि कनाडा में रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, यानी गवर्नमेंट ओन्ड है। तो इसलिए ये बहुत ही दूर दूर बसे हुए क्षेत्रों में, गांव में भी कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं ऑस्ट्रेलियन नेशनल रेलवे लाइंस, ये आती हैं पर्थ से सिडनी की तरफ। जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे पर्थ है, यहाँ पे सिडनी है, तो ये सीधे रेल लाइन पर्थ को सिडनी से कनेक्ट करती है। तो ये भी ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल का उदाहरण है। इसी तरह से जब साउथ अमेरिका में हम रेलवे का क्षेत्र देखते हैं तो साउथ अमेरिका के मैप पे जो रेलवे ज़्यादा जहाँ अधिक घनत्व में है वो है कॉफ़ी का उत्पादन क्षेत्र, जो ब्राज़ील का पूर्ववर्ती भाग है, और पंपास का क्षेत्र, क्योंकि इस तरफ पूरे के पूरे पर्वतीय क्षेत्र हैं। यहाँ पे कॉफ़ी ग्रोइंग एरिया और ये पंपास के क्षेत्र, क्योंकि पंपास के क्षेत्र कृषि कार्यों में, पशुपालन में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है
और यहाँ पे कॉफ़ी को एक्सपोर्ट करने के लिए रेलवे लाइनों का डेवलप हुआ है। जैसे एक नगर है सेंटोस, इसको कॉफ़ी पोर्ट भी कहा जाता है, यानी पोर्ट भी है जो रेलवे लाइन से ब्राज़ील के आंतरिक भागों से जुड़ा हुआ है। दक्षिण अमेरिका में एक ही ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है जो इस तरह से है। यहाँ पे चिली में वालपरेजो एक जगह है और अर्जेंटीना में ब्यूनस आयर्स को वालपरेजो से जोड़ता है। और यह इसको ट्रांस इंडियन रेलवे भी कहते हैं क्योंकि ये एंडीज पर्वत पे एक पास है, उस प्लाटा पास लगभग 3,900 मीटर की हाइट पे है। तो यह रेलवे उस प्लाटा पास को पार करते हुए वालपरेजो को ब्यूनस आयर्स से जोड़ता है। एशिया में इस रेलवे का वितरण, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घनी जनसंख्या है वहाँ पे नेटवर्क ज़्यादा है। इसी तरह जब अफ्रीका में देखते हैं तो अफ्रीका के जो रेलवे हैं, बेसिकली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बीच में ये जाम्बिया, जारे, ये कटंगा, ये बेल्ट है तांबे का। तो बहुत सारे रेलवे ऐसे हैं जो इस क्षेत्र को पोर्ट सिटी से जोड़ते हैं। और चूंकि अफ्रीका में बहुत ही ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं, जैसे गोल्ड है, डायमंड है, तांबे के खनिज हैं, इसलिए यहाँ रेलवे का नेटवर्क है। और इन नेटवर्क्स को हम लोग डिफरेंट पार्ट्स में देख सकते हैं। ये पहला बेंगुलार रेलवे, ये अंगोला से कटंगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट को जोड़ता है। अंगोला यहाँ पे कंट्री है ये। दूसरा तंजानिया रेलवे, ये भी कहाँ से जोड़ता है, जाम्बियन कॉपर बेल्ट को दार एस सलाम पोर्ट है ये, इसको जोड़ता है। तीसरा बोत्सवाना और जिम्बाब्वे, ये लैंडलॉक स्टेट्स को जोड़ते हैं साउथ अफ्रीकन नेटवर्क के साथ साथ। और ब्लू ट्रेन है दक्षिण अफ्रीका की जो प्रिटोरिया को केप टाउन से जोड़ती है। ये कुछ मुख्य रेलवे मार्ग हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के। इसके साथ बहुत छोटे छोटे ये अल्जीरिया, सेनेगल, नाइजीरिया, केनिया, इथियोपिया, ये सारे भी रेलवे लाइन से कनेक्टेड हैं। अब रेलवे में जो सबसे लंबी दूरियों के रेलवे होते हैं उनको कहा जाता है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। तो ये ऐसे रेलवे लाइंस होती हैं जो किसी भी महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर तक कनेक्ट करती हैं। और ये बहुत ही लंबी दूरी के क्षेत्र को राजनीतिक कारकों से, आर्थिक कारकों के कारण ये कनेक्ट करती हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है, सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण, वो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ये बेसिकली यूरेशिया के एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से जोड़ता है। और ये कहाँ से चलता है, सेंट पीटर्सबर्ग यूरोप से और व्लादिवोस्टॉक तक जो एशिया के पूर्वी भाग तक, यानी प्रशांत महासागर को कनेक्ट करता है अटलांटिक महासागर के क्षेत्र से। तो यहाँ पे बहुत सारे सिटीज हैं, जैसे मास्को है, उफा है, नोवासिबिर्स्क है, इर्कुटस्क है, चीता, खाबारोव्स्क, ये सारे इस पे शहर हैं। और ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लंबा रेलवे नेटवर्क है, लगभग 9,332 किलोमीटर का, जो इलेक्ट्रीफाइड है, डबल रूटेड है। यह हाईवे यूराल पर्वत को, ओ, बीएनएसी, इन सब नदियों को पार करते हुए, इसको हम लोग मैप पे देख सकते हैं। यहाँ पे व्लादिवोस्टॉक और ये है सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ पे। तो यहाँ देख सकते हैं ये ओपन है बाल्टिक सी में, और बाल्टिक सी जुड़ा हुआ है इधर अटलांटिक महासागर से, यहाँ पे सीधे प्रशांत महासागर। इस रेलवे के पैटर्न के बारे में हम लोग समझ सकते हैं कि रूस का ये वाला क्षेत्र ये इंडस्ट्रियली डेवलप्ड है, और जो पूर्व का क्षेत्र है वो बेसिकली प्राथमिक क्रियाकलापों का क्षेत्र है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये चीता बहुत ही महत्वपूर्ण एग्रो सेंटर है। और चीता के बगल में इर्कुटस्क, ये यहाँ पे है, एक फर कलेक्शन का सेंटर है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पशुओं से फर एकत्रित किए जाते हैं। तो ये बेसिकली एग्रीकल्चरल एरिया का है, और एग्रीकल्चर एरिया जुड़ता है हमारा इंडस्ट्रियल एरिया से सीधे। तो इसके लिए ये रेल लाइन बनाई गई है। और साथ ही साथ चूंकि ये कोस्टल एरिया है, बॉर्डर एरिया है, इन क्षेत्रों में वस्तुओं और सैनिकों की आवाजाही में इस रेलवे का महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें जो दूसरा ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है, यह है ट्रांस कनाडियन रेलवे। और ये लगभग 7,050 किलोमीटर लंबा रेल लाइन है जो कनाडा के पश्चिमी भाग को पूर्वी भाग से जोड़ता है। और ये इतने अधिक महत्व का है कि इसको इकोनॉमिक आर्टिलरी या आर्थिक धमनी कहा जाता है कनाडा के लिए। और यह हैलिफैक्स से लेके वैंकूवर को जोड़ता है। वैंकूवर पश्चिमी तट पे है, यहाँ हम देख सकते हैं, और हैलिफैक्स यहाँ पे है पूर्वी तट पे। तो कनाडा के हैलिफैक्स से लेके ये विस्तृत है वैंकूवर तक। और इस पे जो कनाडा के मुख्य मुख्य शहर हैं ये सारे जुड़े हुए हैं। जैसे इसमें देख सकते हैं मॉन्ट्रियल है, ओटावा है, विनिपेग है, कैलगरी है, ये सारे नगर जुड़े हुए हैं। और ये सब के सब औद्योगिक केंद्र हैं। इसको 1886 में बनाया गया,
और ये एक एग्रीमेंट था कि जो ब्रिटिश कोलंबिया का प्रोविंस है ये पश्चिमी क्षेत्रों से जुड़ सके। तो बेसिकली जो ब्रिटिशर्स का प्रभाव था वो पूर्वी क्षेत्र पे था और पश्चिमी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए ये एक एग्रीमेंट के तहत इसको बनाया गया। और इस रेलवे लाइन का महत्व बाद में बढ़ता चला गया, क्योंकि जो क्यूबेक मॉन्ट्रियल रीजन है, यहाँ पे ये रीजन ये औद्योगिक क्षेत्र है और इसके साथ साथ जो प्रेयरी रीजन है और कोनिफेरस फॉरेस्ट का एरिया है, इन सब क्षेत्रों को जोड़ने के लिए, क्योंकि ये क्षेत्र कृषि और वन उत्पाद के प्रोडक्शन के क्षेत्र हैं और यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र हैं, तो इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ने के कारण इसका आर्थिक महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। इस रेलवे लाइन में एक लूप लाइन आके जुड़ी हुई है और वो लूप लाइन है विनीपेग में जुड़ती है थंडर बे से। थंडर बे शहर है सुपीरियर झील पे, नाम भले ही बे है लेकिन ये एक सिटी है। और यह रेलवे लाइन विश्व के एक बहुत ही प्रमुख वाटरवे से जुड़ी हुई है। इस रूट पे जो एक्सपोर्ट होने वाली मुख्य वस्तुएं हैं व्हीट है और मीट है। प्रेयरी क्षेत्र को हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वहाँ पे गेहूं का उत्पादन बहुत अधिक होता है और पशुपालन भी बहुतायत में होता है, तो व्हीट और मीट ये दोनों ही एक्सपोर्ट होते हैं ट्रांस कनाडियन रेलवे के थ्रू। अब तीसरा इसमें जो रेलवे है यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे, ये अमेरिका में है और कनेक्ट कहाँ से करता है, सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क को कनेक्ट करता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का ये भी ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है जिसपे महत्वपूर्ण शहर क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवांस, ओगडेन और सेक्रेमेंटो ये हम मैप पे देख सकते हैं। तो ये सारे शहर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं और इस पे जो मुख्यतया एक्सपोर्ट होते हैं वो होते हैं ओर्स के, जो विभिन्न प्रकार के अयस्क हैं, अनाजों के होते हैं, कागज के होते हैं, रसायनों के होते हैं और भारी मशीनरी के होते हैं। तो ये सारा एक्सपोर्ट करता है ये रेलवे लाइंस। अब इसमें जो चौथा महत्वपूर्ण रेलवे लाइन है वो ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, तो इसको हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर्थ है, यहाँ सिडनी है, तो पर्थ को सिडनी से जोड़ता है जिसपे कालगुरली, ब्रोकन हिल और पोर्ट ऑगस्टा ये सारे सिटी स्टेब्लिश हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही एक और ट्रांस कॉन्टिनेंटल लाइन है, यहाँ पे पोर्ट डार्विन है। पोर्ट डार्विन को यहाँ पे एलिस स्प्रिंग और एलिस स्प्रिंग को यहाँ से एडिलेड से कनेक्ट करती है। ऑस्ट्रेलिया में ये दोनों मुख्य ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज हैं। अब इसी के साथ द ओरिएंट एक्सप्रेस, ओरिएंट एक्सप्रेस बेसिकली पेरिस से लेके इस्तांबुल को जोड़ती है। इस्तांबुल है तुर्की में या तुर्की कहते हैं इसको। अब इसके जो मुख्य शहर हैं स्ट्रासबर्ग, म्यूनिक, वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड ये हम देख सकते हैं। लंदन से पेरिस ये आया है चैनल टनल के माध्यम से और पेरिस से लेके यहाँ तुर्की में इस्तांबुल इन सब को जोड़ता है। तो ये स्टटगार्ड, ये बुडापेस्ट, सोफिया, बुखारेस्ट ये मुख्य शहर ओरिएंट एक्सप्रेस के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और इसमें जो मुख्य एक्सपोर्ट होता है वो पनीर का होता है, ओट्स का होता है, वाइन का, फ्रूट्स का, मशीनरी का, क्योंकि ये एरिया हाईली डेवलप्ड एरिया है। और इसी को कनेक्ट करने के लिए एक ट्रांस एशियाटिक रेलवे प्रपोज किया गया है, जो इस रेलवे लाइन के आगे बढ़ते बढ़ते ये थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक तक प्रपोज्ड है और ये गुजरेगा ईरान से, पाकिस्तान से, भारत से, बांग्लादेश से, म्यांमार से। तो ये रेलवे कुछ इस तरह से गुजरेगा। इस्तांबुल तक है यहाँ पे ओरिएंट एक्सप्रेसवे। ओरिएंट एक्सप्रेसवे के आगे यह तुर्की से फॉलो करते हुए ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और देन ये इंडिया, बांग्लादेश, फिर म्यांमार होते हुए ये आएगा बैंकॉक तक। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो रेड वाली लाइन है ये बनी हुई है, एग्जिस्टिंग लाइन है और ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की को प्रदर्शित करती है। इसमें जो ये डॉटेड लाइन है ये लाइनें इन फ्यूचर की है, निर्माणाधीन है और इनको जोड़ने की योजना है। इसी तरह से जो ब्लू लाइंस है ये रीजनल लेवल की इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रादेशिकता से बढ़ी हुई। तो जैसे इंडिया में हम देख सकते हैं कि ये लाइन इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की है, बट ये सारी की सारी ये रीजनल इंपॉर्टेंस की लाइन है। ट्रांस एशियाटिक रेलवे जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की लाइन्स हैं इन सबको मिला के पेरिस को बैंकॉक से जोड़ देगी। ये कुछ मुख्य ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे का वितरण था। अब हम डिस्कस करेंगे वाटर ट्रांसपोर्टेशन की। तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इसके लिए किसी रूट के कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है और ये बहुत ही ज़्यादा चीपर होता है, सस्ता होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो फ्रिक्शन होता है वाटर का वो लैंड की तुलना में बहुत ही कम होता है, जिसके कारण जो एनर्जी लगती है
वो कम लगती है। इसको हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक है हमारा सी रूट्स और दूसरा है इनलैंड वाटरवेज। तो इनलैंड वाटरवेज में बेसिकली नहरों और नदियों के द्वारा परिवहन किया जाता है, और सी रूट्स हैं ये ओपन सी में परिवहन किया जाता है। तो पहले हम देखते हैं सी रूट्स को। तो जो समुद्री मार्ग हैं ये हर तरफ किसी भी कंट्री में ये स्मूथ हाईवे का काम करते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की मेंटेनेंस कास्ट नहीं होती है। जल परिवहन वायु परिवहन की तुलना में बहुत ही अधिक सस्ता होता है, और वो भी विशेषकर उन मामलों में जहां बहुत ही भारी पदार्थों को लंबी दूरी तक परिवहन करना पड़ता है। तो ये अगर टाइम का एस्पेक्ट हटा दें तो ये बहुत ही सस्ता माध्यम है। और इनके साथ जैसे तकनीकी विकास हुआ है तो रेफ्रिजरेटेड चेम्बर्स विकसित किए गए हैं, तो ये जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को भी बहुत दूरी तक परिवहित किया जा सकता है। और जब से इनमें कंटेनर यूज किए जाने लगे हैं, जैसे ये हम देख सकते हैं सारे कंटेनर रखे हुए हैं इस पे, तो कंटेनर यूज करने से जो पैकिंग जहाँ पे होती है वहीं से पैक होते हैं, और जहाँ एक्सपोर्ट करना है वहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो इससे ये पोर्ट्स पे जो अनावश्यक समय लगता है वो बच जाता है। इससे कार्गो हैंडलिंग आसानी से हो जा रही है। अब जो इम्पोर्टेंट सी रूट्स हैं उनको हम लोग इस मैप पे समझते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं जो उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग है और यूरोप का पश्चिमी भाग है, या इवन अफ्रीका का भाग है, उत्तरी अफ्रीका का। तो इस पार्ट को हम लोग कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक सी रूट या उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। इसी तरह से देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला सेगमेंट ये दक्षिण अटलांटिक समुद्री मार्ग हो गया। अब यहाँ से यूरोप से जो इस तरफ से जाता है ये सी रूट, इसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप सी रूट। अफ्रीका का जो दक्षिणतम पॉइंट है इसको केप ऑफ गुड होप या उत्तमाशा अंतरीप कहते हैं। तो इसको जो फॉलो करता है ये हो गया केप ऑफ गुड होप। इसके साथ ही एक नया रूट ओपन हुआ, ये स्वेज कैनाल यहाँ पे है, इसके थ्रू तो जो यूरोप से एशिया तक जुड़ गया बहुत ही कम दूरी में। तो ये यूरोप और स्वेज कैनाल रूट हो गया, स्वेज नहर का रूट। इसके साथ उत्तरी प्रशांत महासागरीय रूट और ये दक्षिण प्रशांत महासागरीय रूट। तो ये कुछ विश्व के प्रमुख समुद्री मार्ग हैं। अब इनके बारे में विवरण एक एक को समझते हैं। तो पहले आता है नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। तो नॉर्थ अटलांटिक सी रूट में बेसिकली जो नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए है और नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप है, ये पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा औद्योगिक रूप से डेवलप्ड क्षेत्र हैं। तो इन दो क्षेत्रों को ये जुड़ता है, और इसमें जो विदेशी व्यापार होता है ये पार्ट है इंटर रीजनल ट्रेड का, ये सबसे ज़्यादा है। पूरे वर्ल्ड के किसी भी भाग से होने वाले व्यापार की तुलना में ये व्यापार सबसे अधिक है, और ये लगभग एक चौथाई भाग पूरे वर्ल्ड का इस रूट के माध्यम से होता है। इसी कारण इसको बिग ट्रंक रूट कहते हैं। और उत्तरी अमेरिका का पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र, इन दोनों ही एरियाज में बहुत ही ज़्यादा हैवी और तकनीकी रूप से डेवलप्ड बंदरगाह पाए जाते हैं। अब दूसरा इसमें भूमध्य सागर और हिंद महासागर का रूट। इसमें पोर्ट सहित अदन, बम्बई, कोलंबो, सिंगापुर ये मुख्य मुख्य पोर्ट सिटी हैं। और इस रूट का महत्व स्वेज नहर के बन जाने से बहुत अधिक हो गया, क्योंकि इससे दूरी बहुत कम हो गई है। तो पहले जहाज केप ऑफ गुड होप घूमते हुए आते थे, यानी अफ्रीका के दक्षिण से घूमते हुए आते थे, लेकिन अब ये बीच से इसके थ्रू पार हो जाते हैं। अब इसमें जो तीसरा है रूट वो केप ऑफ गुड होप रूट, जो अफ्रीका के दक्षिण दक्षिण वाला जो रास्ता है, तो ये कनेक्ट करता है वेस्टर्न यूरोपियन रीजन को पश्चिम अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण पूर्व एशिया से, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से कनेक्ट करता है। इस रूट के माध्यम से जो होने वाले व्यापार हैं वो मुख्यतया जो ईस्ट और वेस्ट अफ्रीका के नेचुरल रिसोर्स हैं, जैसे गोल्ड हुआ, डायमंड हुआ, तांबा हुआ, टिन हुआ, ग्राउंड नट, ये पाम, काफी और फलों का व्यापार है। अभी रेलवे लाइंस के ही वितरण में हमने समझा हुआ था कि अफ्रीका में रेलवे लाइंस इस तरह से वितरित हैं कि संसाधन के क्षेत्रों को पत्तनों से जोड़ती हैं। तो यह मार्ग इन व्यापार को फैसिलिटेट करता है। इसमें जो चौथा रूट है दक्षिण अटलांटिक सी रूट, और दक्षिण अटलांटिक सी रूट पश्चिमी यूरोप के देशों को और पश्चिमी अफ्रीका के देशों को दक्षिण अमेरिकी देशों से कनेक्ट करता है, जिसमें ब्राजील है, अर्जेंटीना है, यूरुग्वे है और साउथ
अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तटीय भाग औद्योगिक रूप से सुदृढ़ है और इसमें हम देख सकते हैं कि साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील और प्लाटा एस्च्योरी, जो रियो डी ला प्लाटा है एस्च्योरी है, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के सेंटर हैं। तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का जो रूट है रियो डी जेनेरो और केप टाउन के बीच में, यहाँ पे जनरली लो ट्रैफिक रहती है। कारण क्या है कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के जो प्रोडक्ट हैं वो लगभग सिमिलर हैं, तो व्यापार के लिए डिसिमिलरिटी जरूरी है, असमानता जरूरी है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा सा कम रहता है। अब इसमें जो पांचवा रूट है वो उत्तरी प्रशांत महासागरीय रूट है। तो उत्तरी प्रशांत महासागरीय रूट बेसिकली जो अमेरिका का पश्चिमी भाग है इसको एशिया से कनेक्ट करता है और इसमें जो ग्रेट सर्किल का पार्ट है जो वैंकूवर से याकोहामा यानी कनाडा से और जापान को जो कनेक्ट करता है, ये ट्रेवलिंग डिस्टेंस ये आधी दूरी पे रह जाती है। उत्तरी प्रशांत महासागर के जितने भी रूट हैं उसमें से अधिकतर कन्वर्ज करते हैं होनोलुलु पे। ये एटलस में दिख रहा था, होनोलुलु हवाई की कैपिटल है, हवाई द्वीप की। और यहाँ पे जो प्रमुख बंदरगाह हैं वैंकूवर, सियाटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, ये अमेरिकन साइट हैं। जापान में याकोहामा, कोबे, संघाई चीन में है, हांगकांग, मनीला फिलीपींस की राजधानी है, सिंगापुर है, ये एशियन साइट है जो बड़े बड़े पत्तन हैं। इसके साथ जो छठवां है वो है साउथ पैसिफिक सी रूट जो दक्षिण प्रशांत महासागर को फॉलो करता है और यहाँ पे होनोलुलु एक प्रमुख व्यापारिक पत्तन है। तो ये रूट वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट करता है, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से और जो भी छोटे छोटे प्रशांत महासागरीय द्वीप समूह हैं इनके साथ कनेक्ट करता है। और ये कवर करता है डिस्टेंस पनामा से सिडनी लगभग 12,000 किलोमीटर तक के रूट को ये कवर करता है। इन 6 प्रमुख समुद्री मार्गों के अतिरिक्त तटीय क्षेत्रों में होती है कोस्टल शिपिंग। तो कोस्टल शिपिंग में जो तट पे हैं, जहाँ पे कोस्ट लाइन इस तरह की है कि कटे फटे तट हैं, बंदरगाहों की सुविधा है, जैसे यूएसए में है, भारत में है, चीन में है। तो इन ऐसे देशों में तटीय क्षेत्रों में शिपिंग होती है और तटीय क्षेत्रों की शिपिंग के कारण सड़कों पे थोड़ा सा कंजेशन कम होता है क्योंकि एक बड़े सेक्शन का मूवमेंट इन तटीय क्षेत्रों से हो जाता है। जल परिवहन के ही भाग में इन 6 महासागरीय रास्तों के अलावा 2 बहुत महत्वपूर्ण शिपिंग कैनाल्स हैं और इन शिपिंग कैनाल्स में जो पहला है वो हमारा स्वेज नहर है। तो ये स्वेज नहर 1869 में बन के पूरी हुई और ये मिस्र में स्थित है। इसके दोनों किनारों पे जो बंदरगाह है, एक तरफ पोर्ट सईद है और दूसरा तरफ पोर्ट स्वेज है। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, इसको भी हम लोग मैप पे समझते हैं। और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है कि यूरोप को एक नया गेटवे इसने दिया हिंद महासागर में उतरने के लिए और केप ऑफ गुड होप की तुलना में इससे दूरी बहुत ज़्यादा कम हो गई। यह एक सागर तलीय नहर है, यानी इसमें कोई भी लॉक नहीं है। लॉक सिस्टम क्या होता है अभी समझेंगे इस चीज़ को। और यह लगभग 160 किलोमीटर लंबी है और 11 से लेके 15 मीटर इसकी गहराई है। पर डे इसमें लगभग 100 बड़े जहाज गुजरते हैं और एक जहाज को गुजरने में 10 से 12 घंटे इसमें लगते हैं। स्वेज नहर को इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं और इसमें हम देख सकते हैं रेलवे लाइन है जो स्वेज नहर के किनारे किनारे इस्माइलिया से मूव करती है काहिरो तक, ये मिस्र की राजधानी, यहाँ तक मूव करती है। इसके साथ ही स्वेज नहर में जल की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए नील नदी से नहर की भी सप्लाई की गई है। तो इसको हम मानचित्र पे समझते हैं, ये हमारा भूमध्य सागर का क्षेत्र है और यहाँ पे है गल्फ ऑफ स्वेज। गल्फ ऑफ स्वेज से और आगे चलेंगे दक्षिण की तरफ तो लाल सागर की स्थिति बनती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्वेज पोर्ट है और यहाँ पे जो है वो पोर्ट सईद है, ये पत्तन का नाम। इसमें कुछ लोलैंड्स भी हैं जो झीलों के नाम से जाने जाते हैं और इन झीलों को जोड़ते हुए नहरें बनाई गई हैं। जो सबसे पहली झील यहाँ पे पड़ती है वो लेक मंजाला, दूसरी झील इसके आगे है लेक टिम्सा, इसके बाद यहाँ देख सकते हैं तीसरी झील है ग्रेट बियर लेक और चौथी झील है लिटिल बियर लेक। ये एग्जाम्स में पूछता भी है कि अगर हम पोर्ट सईद से स्वेज की तरफ मूव करते हैं या स्वेज से पोर्ट सईद की तरफ मूव करते हैं तो कौन कौन सी झीलें मिलेंगी। ये एक डायग्राम है स्वेज नहर का, तो देख सकते हैं एक बड़ा सा इसमें मूव कर रहा है। अब इसमें जो दूसरी नहर है वो पनामा नहर, इसकी लोकेशन बनाई गई है पनामा इस्थमस पे, यानी जो पनामा की स्थल संधि है, जो स्थल संधि यानी स्थल का ऐसा संकरा भाग जो समुद्र के 2 बड़े बड़े वाटर बॉडीज को
अलग करता है। तो यह विश्व के जो भी संरचनाएं हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड संरचनाओं में इसको गिना जाता है, क्योंकि फ्रेंच कंपनियों ने शुरू किया था इसको बनाना, फिर छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद फिर बाद में ये अमेरिका के द्वारा पूरा किया गया। तो ये पनामा सिटी को कोलोन से जोड़ती है, और इसमें कैनाल जोन के नाम से अमेरिका की सरकार ने लगभग 8 किलोमीटर चौड़ा एरिया कवर किया हुआ है। ये लगभग 72 किलोमीटर लंबी नहर है, जिसमें 12 किलोमीटर की दूरी में कटिंग बहुत ही ज़्यादा डीप है, और डीप के साथ साथ इसमें 6 लॉक सिस्टम लगे हुए हैं। तो ये लॉक सिस्टम की आवश्यकता यहाँ क्यों पड़ गई, क्योंकि स्वेज नहर में कोई लॉक सिस्टम नहीं था। और लॉक सिस्टम होता क्या है और कैसे काम करता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो लॉक सिस्टम की ज़रूरत यहाँ पे इसलिए पड़ी कि इसकी जो टोपोग्राफी है यहाँ पे कुछ इस तरह से है, ये हाइट पे जा रहा है और हाइट से नीचे उतर रहा है, तो इसके लिए ज़रूरी होता है लॉक का सिस्टम। तो देख सकते हैं ये अलग अलग लॉक बने हुए हैं सब में, और बीच में एक झील है, इसको गाटून लेक कहते हैं। तो झील तक पहुंचने के लिए और झील से वापस आने के लिए यदि कोई जलयान झील तक पहुंचना चाहता है तो इसको हाइट पे जाना पड़ेगा। तो लॉक सिस्टम बेसिकली होता है कि जैसे इस तरह से अलग अलग चेंबर बने रहते हैं, यहाँ पे गेट लगा होता है और गेट के साथ यहाँ पे जल भरा हुआ है। तो जैसे किसी जलयान को यहाँ से उतरना हुआ, ये नौका को यहाँ से उतरना हुआ, तो गेट ओपन करके इसके पानी के लेवल को ऊपर उठा दिया जाता है यहाँ तक, और इसको कम, तो ये जलयान इस पार इधर से इधर आ जाएगा, और फिर इसके पानी को कम करके इधर वाले पानी को उठा के तो जल को बराबर कर देते हैं। ये जलयान यहाँ से यहाँ फिर से आ जाएगा, फिर ऐसे करके लॉक सिस्टम काम करते हैं। तो यहाँ से जैसे किसी शिप को जाना हुआ, तो यहाँ का पानी लेवल ऊपर उठेगा, यहाँ का पानी लेवल कम होगा, तो दोनों को बराबर करेंगे। तो ये एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, देन ये फिर झील में पहुंचता है। जब इस जलयान को नीचे उतरना होता है तो इस लाख के पानी को ऊपर उठा दिया जाता है, तो ये जल को मेंटेन करता है। फिर यहाँ से जब इसको इधर आना होगा तो ये इसका ऊपर उठाया जाता है, इसका नीचे गिराया जाता है, ताकि पानी का लेवल मेंटेन हो सके और जलयान आसानी से उसमें गुजर सके। तो इसका जो उच्चावच का है बेसिकली ये 26 मीटर हाइट्स का डिफरेंस है। तो 26 मीटर हाइट को एडजस्ट करने के लिए हमको लॉक सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। तो जहाँ भी कहीं टोपोग्राफी में विविधता है वहाँ पे लॉक सिस्टम लगाए गए हैं, और जहाँ पे टोपोग्राफी लगभग बराबर है, जैसे स्वेज नहर के केस में देखा था हमने, तो स्वेज में 4 झीलें भी पाई जा रही थी, तो उन झीलों को कनेक्ट करते हुए स्वेज नहर का निर्माण किया गया। और यह जनरली बराबर जगह पे है स्वेज नहर, लेकिन पनामा नहर या और भी बहुत सारी नहरों के उदाहरण हैं, उनकी जगह बराबर नहीं है, कहीं पे जलप्रपात है, कहीं पे टोपोग्राफी उबड़ खाबड़ है, तो उनको एडजस्ट करने के लिए लॉक सिस्टम यूज किया जाता है। इसको हम डायग्राम पे समझते हैं। ये पनामा नहर है, यहाँ पे देख सकते हैं सिटी ऑफ कोलोन है, और यहाँ पे पनामा सिटी है। तो इन दो नगरों को ये नहर जोड़ती है, और इसके आगे यहाँ अटलांटिक महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है इस साइड। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये गाटून झील है, और गाटून में गाटून का लॉक भी लगा हुआ है। दूसरा यहाँ लॉक सिस्टम देख सकते हैं, पेड्रो मिकेट लॉक, और तीसरा मिराफ्लोर्स लॉक। ये दिखाया गया है लॉक सिस्टम को, और ये लॉक सिस्टम का ये एक डायग्राम है, इमेज है ये। तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जलयान आ रहा है और यहाँ पानी का स्तर उच्च है, ये डायग्राम में दिख रहा है, और यहाँ पे वाटर लेवल लो है इस वाले ब्लॉक में। तो यहाँ से जैसे ये जलयान आएगा, इस वाले ब्लॉक का जल का स्तर ऊपर कर दिया जाता है ताकि ये जलयान आराम से इस वाले ब्लॉक में आ जाए, और इसके बाद इसका और यहाँ का आगे का पानी का लेवल मेंटेन कर दिया जाता है ताकि ये जलयान स्मूथली ये निकल आए यहाँ से। तो ये इस तरह से लॉक का सिस्टम वर्क करता है। इस नहर के फायदे क्या हुए कि न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र को जोड़ने में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ओवरऑल इसका जो आर्थिक महत्व है वो स्वेज नहर की तुलना में कम है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक रूट पाया नहीं जाता है। और पनामा के ही तर्ज पे एक निकारागुआ देश है, पनामा के बगल में ही ये पनामा, और ये रेड लाइन ये शो करती है पनामा कैनाल को। और जो स्थल भाग ये पनामा इस्थमुस है, जो स्थल भाग दो बड़े बड़े सागर वाले पार्ट को अलग करता है, उसको जल संधि कहते हैं।
अब ये इसके एक अल्टरनेटिव रूट के रूप में यहाँ हम देख सकते हैं कंट्री है निकारागुआ। तो निकारागुआ देश में भी इस तरह की संभावनाएं हैं, और यहाँ से हम देख सकते हैं निकारागुआ लेक है ये। इस निकारागुआ लेक से होके इधर और इधर दोनों तरफ एक संभावित रूट का निर्माण प्रस्तावित है, ये सैन जुआन से लेके और ब्रियो तक। तो ये एक प्रोपोज्ड रूट है जो राइवलरी में तैयार किया जाना है पनामा नहर के। तो ये दो विश्व के प्रमुख शिपिंग कैनाल के रूट हैं। इनके अतिरिक्त इनलैंड वाटरवेज भी पाए जाते हैं। इनलैंड वाटरवेज का मतलब ये हुआ कि जो स्थलीय भूभाग में नदियों, नहरों, झीलों और तटीय क्षेत्र के झीलों के द्वारा मिलके जो बना हुआ है, और इन वाटरवेज का प्रयोग बहुत पहले से होता रहा है। जैसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करते हैं तो वहाँ बहुत सारे नगर नदियों के किनारे स्थित थे, और नदियों से होके वहाँ व्यापार की क्रिया की जाती थी। तो नदियाँ उस समय भी परिवहन का एक माध्यम हुआ करती थी। इनलैंड वाटरवेज का जो डेवलपमेंट है वो कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और वो डिपेंड किस किस चीज़ पे करता है कि नौवहन की विड्थ क्या है, चौड़ाई क्या है, चैनल का डेप्थ क्या है, क्योंकि डेप्थ भी जरूरी है और विड्थ भी जरूरी है। इसके साथ कंटिन्यूटी कैसी है जल की, और सबसे बड़ी चीज़ कि जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो किस तरह का है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के लेवल से रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन की क्षमता बढ़ी है, और जहाँ पे सघन वन पाए जा रहे हों वहाँ पे रिवर्स बहुत ही ज़्यादा यूजफुल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होती है। और इसके द्वारा जैसे भारी वस्तुएं, कोयला, सीमेंट, टिम्बर या लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं, प्लस मेटेलिक और जो धात्विक अयस्क होते हैं, ये सारे ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। अब इन नदियों का या आंतरिक जल मार्गों का महत्व क्या है, तो इसका महत्व घरेलू यूज में भी है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट में भी है और ट्रेड में भी है। और विकसित देशों ने आंतरिक जल परिवहन का बहुत ही बखूबी उपयोग किया हुआ है। इसमें कुछ समस्याएं रहती हैं, जैसे बार बार नदियों की नौगम्यता को ड्रेजिंग से, खुदाई से बढ़ाना है, स्टेबलाइजिंग रिवर बैंक्स है, उनके किनारे स्थिर रहें, देन डैम बनाना है, और डैम के साथ साथ बैराज, क्योंकि जल प्रवाह की मात्रा को नियंत्रित किया जा सके। तो ये कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिनसे नौगम्य नदियों की नौवहनीयता पे प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे विश्व में आंतरिक जलमार्ग पाए जाते हैं। इनमें जो कुछ मुख्य हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला है इसमें राइन वाटरवे। राइन यूरोप की एक बहुत ही प्रमुख नदी है, और ये जर्मनी, नीदरलैंड से होके में मुख्यतः बहती है। तो यहाँ पे हम डायग्राम देख सकते हैं, ये राइन नदी का है। इसमें हम देख सकते हैं मैकेनाइज्ड बोट, बड़े शिप, ये सारे मूव कर रहे हैं। और राइन नदी लगभग 700 किलोमीटर तक नौगम्य है, नेविगेबल है, और ये रॉटरडम तक जाती है, जबकि इसका माउथ नीदरलैंड्स में है, बेसेल के पास में। इसको हम इस डायग्राम की सहायता से और अच्छे से समझ सकते हैं। ये रॉटरडम है, ये यूरोप का बंदरगाह है, और बहुत ही विश्व के ये व्यस्ततम बंदरगाहों में से एक है। और यहाँ पे बेसेल है, ये देख सकते हैं हम लोग स्विट्जरलैंड की सीमा पर। तो बेसेल के पास से नदी निकलती है और रॉटरडम तक जाती है। तो ये पूरा का पूरा नदी तंत्र नौवहन के योग्य है। और इसमें जो सबसे खासियत की बात है कि ये कोलोन है, यहाँ पे यहाँ तक समुद्री जहाज भी आ सकते हैं। ये इनलैंड वाटरवे के थ्रू इतना एक्सेस समुद्री जहाजों को मिलता है, ये कोलोन तक आ सकते हैं। इसके बाद एक और रूर नदी, जैसे जर्मनी है तो जर्मनी में रूर नदी मिलती है राइन नदी में। और रूर बहुत ही फेमस क्षेत्र है जर्मनी का, जो औद्योगिक क्षेत्र भी है और जहां लोहे और कोयले के खनिज भंडार भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। और इस क्षेत्र में ड्यूसेलडॉर्फ, ये जर्मन नगर है, ये राइन पोर्ट के रूप में काम करता है, जहां पे बहुत सारा भारी पदार्थ राइन नदी के थ्रू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। इसके द्वारा प्रतिवर्ष 20,000 समुद्र में जाने वाले जहाज और 2 लाख से अधिक इनलैंड वेसल्स, जो स्टीमर्स हैं, जो छोटे आकार की मैकेनाइज्ड बोट्स हैं, ये मूव करती हैं कार्गो के आदान प्रदान के लिए। और यह जलमार्ग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरियाज को कनेक्ट करता है। कहाँ कहाँ के इंडस्ट्रियल एरियाज? स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड्स को कनेक्ट करते हैं। कहाँ से? उत्तरी अटलांटिक सागरीय रूट से। और हमने अभी अभी पढ़ा है कि उत्तरी अटलांटिक सागरीय रूट सबसे ज़्यादा व्यस्तम रूट है, और पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा व्यापार इसी रूट के थ्रू होता है। इनलैंड वाटरवे पूरे यूरोप को लिंक कर देता है नॉर्थ अटलांटिक ओशियानिक रूट से।
अब जो दूसरा है वो है डेन्यूब वाटरवे। डेन्यूब अगेन यूरोप की नदी है और ये निकलती है जर्मनी के ही ब्लैक फॉरेस्ट एरिया से और ये ईस्टवर्ड फ्लो होती है पूरब की तरफ। अब फाइनली ये गिरती है ब्लैक सी में, यहाँ हम देख सकते हैं काला सागर में ये गिरती है। टारना सावरेन तक यह नदी नौगम्य है, यहाँ पे नौचालन किया जा सकता है और इसके द्वारा जो मुख्यतया निर्यात किए जाते हैं वो व्हीट, क्योंकि ये क्षेत्र एशियाई स्टेपी का क्षेत्र है जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, वहाँ गेहूं की खेती अत्यधिक होती है। इसके साथ मक्का, इमारती लकड़ी और मशीनरी, इन सब वस्तुओं का इस रूट के थ्रू निर्यात होता है। अब तीसरा हम देखते हैं वोल्गा वाटरवे। यहाँ पे जो नौवहन क्षमता है वो लगभग 11,000 किलोमीटर फ्लो होता है और ये देख सकते हैं कि रूस का जो औद्योगिक भूभाग है ये सारा का सारा वोल्गा नदी के द्वारा जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कुछ नहरें भी बनाई गई हैं, वोल्गा मॉस्को कैनाल और साथ ही साथ वोल्गा डॉन कैनाल। तो यहाँ पे ब्लैक सी है, आप एटलस उठा के देखिए, यहाँ पे कैस्पियन सी है, तो वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है और डॉन नदी गिरती है ब्लैक सी में। तो वोल्गा और डॉन को आपस में जोड़ा गया है वोल्गा डॉन कैनाल से। तो ये आंतरिक क्षेत्रों की नौवहनता को बढ़ा देती हैं। अब इसमें चौथा जो एक मुख्य इंपॉर्टेंट आंतरिक जलमार्ग है वो है ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस सीवे। जिस तरह से राइन नदी यूरोप के पूरे औद्योगिक प्रदेश को उत्तरी अटलांटिक से कनेक्ट करती है, उसी तरह से उत्तरी अमेरिका का कनाडा और यूएसए वाला जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है वो इस रूट के थ्रू उत्तरी अटलांटिक से कनेक्ट होता है। और इस रूट में ग्रेट लेक्स हैं जो उत्तरी अमेरिका की महान झीलें हैं, बेसिकली 5 हैं और इन 5 झीलों में सुपीरियर झील, ह्यूरन झील, इरी झील, ओंटारियो झील और मिशिगन झील, ये 5 झीलें हैं और ये सारी झीलें 2 डिफरेंट नहरों के द्वारा कनेक्टेड हैं। एक का नाम है सू कैनाल और दूसरा का नाम है वेलेंट कैनाल और इनसे सेंट लॉरेंस नदी निकल के सेंट लॉरेंस की खाड़ी में प्रवाहित होती है। तो सेंट लॉरेंस नदी और ये 5 झीलें ग्रेट लेक्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण नेविगेशन प्रदान करती हैं उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों को। तो इसको हम मैप पे देख सकते हैं, इस रूट को हम लोग देख सकते हैं। ये है सुपीरियर झील, दूसरा है मिशिगन झील, तीसरा है लेक ह्यूरन, चौथा इरी झील और 5वां ओंटारियो झील। तो ओंटारियो झील से निकली हुई है ये सेंट लॉरेंस नदी है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में ये गिरती है। तो ये बेसिकली उत्तरी अटलांटिक महासागर के लिए ये एक एक्सेस प्रदान करती है और इसमें हम देख सकते हैं ये जो किनारे किनारे हैं, जैसे ये थंडर बे, ये एक शहर है, डुलुथ ये लोहे उत्पादन का केंद्र है, देन ये ग्रीन बे, शिकागो, साल्ट सेंट मैरी, तो ये जितने भी नगर दिख रहे हैं सारे के सारे औद्योगिक केंद्र हैं। इस रूट के उत्तर साइड कनाडा का विस्तार है और दक्षिण की तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका का विस्तार है। ये बहुत ज्यादा विकसित प्रदेश है और इस प्रदेश की आर्थिक गतिविधि को दुनिया के सामने ओपन करने के लिए ये रूट बहुत ही बेहतरीन सुविधा मुहैया कराता है। तो यहाँ पे एक बनी है सू कैनाल और ये कैनाल लिफ्ट सिस्टम के सहारे है, इसमें भी लॉक लगे हुए हैं। तो ये जोड़ती है बेसिकली सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से। और दूसरा कैनाल यहाँ पे है, ये है वेलेंट कैनाल। वेलेंट कैनाल बेसिकली नियाग्रा जलप्रपात को अवॉइड करने के लिए बनाया गया है। तो नियाग्रा जलप्रपात दुनिया का बहुत ही फेमस जलप्रपात है और ये नियाग्रा स्कार्पलैंड पे बना हुआ है। स्कार्पलैंड मीन्स कि जहाँ पे कोई भूभाग 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, जैसे ये इस तरह का एंगल बना हुआ है। तो इसको अवॉइड करने के लिए ये वेलेंट कैनाल की कंस्ट्रक्शन की गई है। तो वेलेंट कैनाल भी लॉक सिस्टम पे बेस्ड है। इस तरह से एक बहुत ही बड़े औद्योगिक क्षेत्र को नेविगेशन की सुविधा ये ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस का मार्ग प्रोवाइड कराता है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि 2 पोर्ट हैं, पहला पोर्ट है डुलुथ और दूसरा है बफेलो। ये भले ही आंतरिक भागों में है लेकिन इनके जो पोर्ट की फैसिलिटीज हैं वो किसी समुद्री पोर्ट की पूरी फैसिलिटीज को अवेल कराते हैं। और इसमें जो लार्ज शिप्स होती हैं, जो समुद्र में चलने वाली शिप्स होती हैं, वो मॉन्ट्रियल तक पहुंच जाती हैं। मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है और इसमें बहुत सारे रैपिड्स भी पाए जाते हैं, इसलिए जो छोटे छोटे स्मॉलर वेसल्स होते हैं उनका प्रयोग अधिक किया जाता है। इनके अलावा ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस वे के अलावा एक 5वां रूट है, वो दैट इज मिसिसिपी वाटरवेज। तो मिसिसिपी वाटरवे मिसिसिपी और मिसौरी नदी का तंत्र पूरे अमेरिका में फैला हुआ है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे प्रमुख नदी है। ये गिरती है मैक्सिको की खाड़ी में और मैक्सिको की खाड़ी का एक्सेस ये नदी अमेरिका के उत्तरी भाग तक कराती है और यहाँ तक ये मिनियापोलिस है, यहाँ स्थित है। यहाँ तक ये नदी बड़े स्टीमरों के द्वारा
नौगम्य है। और इसमें हम देख सकते हैं ये ग्रेट लेक्स का है, सुपीरियर झील, मिशिगन लेक, ह्यूरन लेक, एरी लेक, ओंटारियो लेक, फिर ये सेंट लॉरेंस रूट हुआ। तो इस रूट से ये जुड़ा हुआ है शिकागो से। ये हम देख सकते हैं शिकागो मिशिगन झील के किनारे पे स्थित है और शिकागो से ये रूट कनेक्टेड है। तो ग्रेट लेक्स, सेंट लॉरेंस का रूट और मिसिसिपी मिसौरी का रूट ये पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक बहुत ही बेहतरीन आंतरिक नौवहन का माध्यम उपलब्ध कराते हैं। आंतरिक नौवहन माध्यम के बाद हम आते हैं एयर ट्रांसपोर्ट पे। तो जो वायु यातायात है ये बेसिकली फास्टेस्ट मीन है, ये सबसे तेज चलने वाला है, लेकिन इसकी एक कमी है कि ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है और वो भी जब स्पेशली भारी सामानों को भेजना है तो इसकी लागत बहुत अधिक बढ़ जाती है। लेकिन वायु परिवहन ने कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी, क्योंकि इससे कहीं पर भी पहुंचा जा सकता है और प्राकृतिक अवरोध इसके सामने कोई मायने नहीं रखते। इन प्राकृतिक अवरोधों में बहुत ज्यादा हार्श जलवायु, जैसे कि बहुत ज्यादा ठंडी जलवायु में जहाँ एस्किमो पाए जाते हैं तो एस्किमो के लिए उत्तरी कनाडा में भोजन भेजा जा सकता है। और उसी तरह से जैसे हिमालयन रीजन है या और भी ज्यादा पर्वतीय रीजन है, इनमें भी कभी कभी लैंडस्लाइड या एवलांच के कारण, हैवी स्नोफॉल के कारण सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ऐसी स्थितियों में एयर ट्रेवल का सहारा लिया जाता है। जैसे बहुत सारी आपदाएं आती हैं तो उसमें हेलीकॉप्टर का यूज किया जाता है लोगों को बचाने के लिए, अन्य राहत कार्यों के लिए, खाना पहुंचाने के लिए। साथ ही साथ एयर रूट का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है या बहुत ही ज्यादा रणनीतिक महत्व है। और इस रणनीतिक महत्व के क्रम में अनमाइंड एरियल व्हीकल यूज किए जाते हैं जिनको हम लोग ड्रोन्स कहते हैं। वायुयान के निर्माण के लिए बहुत ज्यादा फैसिलिटी होनी चाहिए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, हैंगर हो, लैंडिंग हो, फ्यूलिंग हो, मेंटेनेंस फैसिलिटी, ये सारे बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। और यही रीज़न है कि जो एयर सर्विसेज हैं वो जितनी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज यूज कर रही हैं, मैन्युफैक्चर कर रही हैं, उतने ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज में या जो अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें नहीं है। इसका सबसे पहला प्रारंभ किया यूनाइटेड किंगडम ने, लेकिन जो इसमें बढ़त ले ली वो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। और अमेरिका ने सिविल एविएशन के क्षेत्र में विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत ही ज़्यादा वर्क किया। और आज के भी डेट में वायु यातायात या इवन लड़ाकू विमान भी हो तो अमेरिका सबसे आगे है। वर्तमान में वायु यातायात का महत्व बढ़ता चला जा रहा है और इसको हम देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 250 से ज्यादा कमर्शियल फ्लाइट के एयरलाइंस हैं और जो पूरे वर्ल्ड में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। अब एयरक्राफ्ट में भी सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बन रहे हैं जो ध्वनि की गति से तेज चलते हैं। इनके द्वारा विश्व की यात्रा बहुत ही कम समय में हो सकती है, जैसे लंदन से न्यूयॉर्क ये 3.5 घंटे में ये जर्नी पूरी की जा सकती है। तो विश्व में जो वायु यातायात के केंद्र हैं हम देख सकते हैं इस मानचित्र पे, ये सारे के सारे केंद्र मोस्टली कई देशों की राजधानियां हैं और राजधानियों के बाद जो बड़े बड़े शहर हैं जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसके बहुत सारे उदाहरण हम दे सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पर्थ है, सिडनी है, न्यूजीलैंड में वेलिंगटन, कैपिटल हैं सारे, कुआलालंपुर, जकार्ता, इंडिया में चेन्नई है, मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, पाकिस्तान में कराची है, सऊदी अरब में जेद्दा है। ये सारे कंट्रीज यहाँ यूरोपियन देशों में देख सकते हैं। ये जितने भी इनके कैपिटल सिटीज हैं, इंडस्ट्रियल सिटीज हैं, ये सब के सब वायु परिवहन के अड्डे हैं। यहाँ पे एयरपोर्ट्स पाए जाते हैं। अमेरिका में देख सकते हैं, कनाडा में देख सकते हैं, ये बड़े बड़े शहर हैं। अब स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन के बाद एक और परिवहन का माध्यम है वो है पाइपलाइन। और पाइपलाइन को बेसिकली गैस, जल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये इन सब वस्तुओं के परिवहन में अबाधित रूप से परिवहन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके साथ एनर्जी का एक और रूप है लिक्विफाइड कोल, कोयले को तरल पदार्थ में परिवर्तित करके भी पाइपलाइनों के सहारे भेजा जा सकता है। और इसके और भी यूज है, जैसे न्यूजीलैंड में दूध भेजा जाता है पाइपलाइनों के माध्यम से और ये दूध फार्म से फैक्ट्री तक ये पाइपलाइन बिछी हुई है और वहां इसकी सप्लाई कर दी जाती है। यूएसए में बहुत ही ज्यादा डेंस नेटवर्क है तेल के पाइपलाइनों का और उसमें एक बहुत ही फेमस उदाहरण है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना था बिग इंच पाइपलाइन। तो बिग इंच पाइपलाइन ये पेट्रोलियम उठाती है कहाँ से, गल्फ ऑफ मैक्सिको से, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तक इसको भेजा जाता है। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको का जो एरिया है वो तेल उत्पादन का बड़ा क्षेत्र है, तो वहां से ये पूरा कनेक्ट करती है उत्तरी पूर्वी भूभागों को। तो इस पाइप को बिग इंच पाइपलाइन कहते हैं। यूरोप में, रूस में, पश्चिम एशिया में और इवन भारत में भी
बहुत सारे पाइपलाइन यूज होते हैं तेल रिफाइनरी को पोर्ट से जोड़ने के लिए, डोमेस्टिक मार्केट को जोड़ने के लिए, और रिफाइनरी जुड़ी होती हैं तेल के उत्पादन क्षेत्रों से। इसी क्रम में एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है तापी पाइपलाइन, इसको कहते हैं TAPI। ये 4 देशों की संयुक्त परियोजना है जो दुर्भाग्यवश अभी तक पूरी नहीं की जा सकी है। तो तुर्कमेनिस्तान है यहाँ पे कंट्री। तुर्कमेनिस्तान से पाइपलाइन आती अफगानिस्तान, T तुर्कमेनिस्तान, A अफगानिस्तान, P पाकिस्तान और IH फॉर इंडिया। तो ये 4 देशों के नाम पे आधारित है ये। तो अफगानिस्तान से ये पाइपलाइन आती पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से यहाँ पे फाजिल्का में ये इंडिया में आनी थी। लेकिन इन देशों के आपसी मतभेदों के कारण और कुछ सिक्योरिटी इश्यूज के कारण ये परियोजना अभी तक पूरी नहीं की जा सकी है। तो ये पाइपलाइन इंटरनेशनल सप्लाई करने के लिए भी यूज की जाती हैं। अब परिवहन के साथ जुड़ा है संचार। तो संचार या कम्युनिकेशन बेसिकली शब्दों को, मैसेज को, वीडियो को भेजने की एक सर्विस है, और इस सर्विस में चाहे जितनी लॉन्ग डिस्टेंस हो ये भेजा जा सकता है। तो इसमें 2 मुख्य है, एक है टेलीग्राफ और दूसरा है टेलीफोन। और टेलीफोन का प्रयोग आज भी सबसे ज्यादा किया जाता है। टेलीफोन के साथ साथ सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग बढ़ता गया। ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली प्लास्टिक या ग्लास से बनी हुई पाइप्स होती हैं जिनमें प्रकाश के रूप में एनर्जी को चाहे कितनी भी दूर भेजा जा सकता है, ये एनर्जी क्षय नहीं होती। तो ऑप्टिकल फाइबर की प्रयोग विधि काफी वैज्ञानिक है और इसमें किसी भी एनर्जी को प्रकाश के माध्यम से कितनी भी दूरी तक भेजा जा सकता है। तो ये बेसिकली 90 के बाद जब कंप्यूटर और इंटरनेट का चलन बढ़ता गया तो ये सारे कम्युनिकेशन के क्षेत्र धीरे धीरे इंटरनेट से जुड़ते चले गए, और इंटरनेट ने आज सब कुछ बदल के रखा हुआ है। कम्युनिकेशन में ही हम देख सकते हैं सैटेलाइट एक्चुअली ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, मनुष्य द्वारा भेजी गई अंतरिक्ष में सैटेलाइट, और ये सैटेलाइट हमारे पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पे ग्राउंड स्टेशन है, ओरिजिनेटिंग ग्राउंड स्टेशन। ये अपने सिग्नल भेजते हैं, ये सिग्नल पहुंचता है सैटेलाइट तक, और फिर इस सिग्नल को सैटेलाइट डेस्टिनेशन ग्राउंड स्टेशन तक भेज देता है। तो सैटेलाइट बहुत ही ज्यादा संचार माध्यमों में अपनी भूमिका निभा रहा है। इंडिया का भी अपना बड़ा सैटेलाइट सिस्टम है, और सबसे पहले आर्यभट्ट भेजा गया। आर्यभट्ट के बाद बराह मिहिर, देन लैंडसेट, MSS सीरीज, फिर कार्टोसेट। ये बहुत सारे सैटेलाइट हैं जो इंडिया की गवर्नमेंट ने भेजे हुए। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज का अपना अपना सैटेलाइट सिस्टम है। अब हम डिस्कस करते हैं साइबर स्पेस के बारे में। साइबर स्पेस बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटराइज्ड वर्ल्ड है, और ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वर्ल्ड कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ने के बाद विदाउट फिजिकल मूवमेंट के ये कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड किया जा सकता है और रिसीव किया जा सकता है। यह साइबर स्पेस हर तरफ एग्जिस्ट कर रहा है। ये ऑफिस में हो सकता है, किसी नाव पे हो सकता है, प्लेन में हो सकता है, या वर्चुअली ये हर तरफ हो सकता है। इंटरनेट यूजर्स की संख्या दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, और इस इंटरनेट यूजर की एक बहुत बड़ी संख्या USA में है, यूनाइटेड किंगडम में है, जर्मनी में है, जापान में है, चाइना में है और इंडिया में है। तो इंडिया में भी यूजर्स बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं, और जैसे जैसे इंटरनेट यूजर बढ़ते जा रहे हैं साइबर स्पेस हमारा बढ़ता चला जा रहा है, और वो मनुष्य के ईमेल, ई-कॉमर्स, ई-लर्निंग, ई-गवर्नेंस, इन सब के माध्यम से अपना स्पेस बढ़ता चला जा रहा है, और इन फ्यूचर भी बढ़ता ही चला जाएगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।